हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज 1 अगस्त की। तो देखते हैं आज 1 अगस्त को क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या हेडलाइंस है। वैसे सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में आज और पिछले 2-3 दिन में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा तो अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता है और जो अमेरिका की भारत विरोधी नीति है वो चर्चा में था। जैसे मैंने कल भी डाला था, कल का देख लिया होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये कल का है। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, इस पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। खास कर जैसे हम ये सबको पता है कि अमेरिका ने लगा दिया 25% का शुल्क। किस लिए लगा दिया? भारत को पेनाल्टी के रूप में लगा दिया। कब से लगाएगा? 1 अगस्त से लगाएगा, याद रखना। अभी से लगाया नहीं, 1 अगस्त से लगाएगा। 25% टैरिफ लगाएगा। तो क्यों लगा रहा है, इसके कई कारण बताए गए हैं। एक तो ये कारण बताया कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार, अमेरिका को व्यापार का घाटा बहुत हो रहा है। मतलब भारत अमेरिका से अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता, आयात कम करता। ये इसमें सारी चीजों के बारे में बताया। जैसे स्टोन वगैरह में लगभग 12% का व्यापार घाटा होता है अमेरिका को घाटा होता है, याद रखना। दोनों के बीच में लगभग 132 मिलियन डॉलर के आसपास व्यापार है। और भारत 85 अरब डॉलर का निर्यात करता है और 41 अरब डॉलर का आयात करता है। तो कुल मिलाकर 44 अरब डॉलर का अमेरिका को घाटा होता है। एक तो अमेरिका की आंखों में ये चुभ रहा है। एक अमेरिका के बारे में कंप्लीट डिस्कशन देख ही लेते हैं। आज वाले में भी अमेरिका अमेरिका काफी चर्चे में था। अमेरिका के बारे में काफी आर्टिकल आए। खासकर ये जो 25% का शुल्क लगाया है, अमेरिका के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अमेरिका क्यों कर रहा है ना ये सब, इसको देखते हैं। पहला कारण क्या है? एक एक तो अपना जीरो जो अमेरिका के साथ अप्रैल में वो हुआ था एग्रीमेंट, अप्रैल में 90 डेज का, सबको याद होगा। तो वो कंप्लीट हो गया है जुलाई में। 1 जुलाई को कंप्लीट हो गया, ये याद रखना। तो अब एक नया एग्रीमेंट चालू करना। दूसरी बात है रूस के साथ भारत के संबंध। रूस से भारत ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट ना करे। अगर रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से रूस यूक्रेन में हमला कर रहा है। अमेरिका रूस और यूक्रेन में शांति करवा वो समझौता करवाना चाहता है। तो दोनों के बीच समझौता के लिए वो कह रहा है कि भारत अपना रूस से तेल मंगाना कम कर दे। तो भारत इस चीज में नहीं मान रहा है। और तीसरा किस चीज में विवाद है? याद होगा कुछ समय पहले ब्रिक्स समिट चल रहा था। तो ब्रिक्स में एक अपनी अलग से करेंसी की बात की गई थी। और इस वजह से अमेरिका ने कहा था 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। चौथा, किस वजह से अमेरिका ये सब कर रहा है? चौथा, ये एक तो ट्रेड डेफिसिट तो है ही, 44 अरब डॉलर का, है ना। ये याद रखना। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अमेरिका बहुत सारे वो अपना रहा है, भारत को मतलब पीछे करने के लिए टैरिफ लगा रहा है। जैसा कि हमने देखा, इसमें भी है, यहाँ पे भी यही चीज बताई गई है आज वाले में भी कि पैत्रा। और ये एक कारण ये भी है ना, अमेरिका ना अब पाकिस्तान का हाथ पकड़ रहा है। ये इसमें देखिए, ये पाकिस्तान के साथ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर को उन्होंने वहां पे व्हाइट हाउस बुलाया था। अभी फिर से व्हाइट हाउस उनको बुलाया जा रहा है भोजन के लिए। और किस लिए बुलाया जा रहा है? यहाँ पे इन्होंने कुछ कारण बताए। अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। एक तो पाक और ये देखिए, ये कूटनीति कितनी बढ़िया है कि यहाँ से भारत को तेल लेने के लिए मना कर रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ टूट, ये भारत को नीचा दिखाना, भारत को के साथ व्यापार कम करना है, भारत के साथ व्यापार कम करने के लिए। और इसमें भी यही चीजें बताई गई हैं। व्यापार मेन यही है, तेल के लिए। बस और इसमें इसमें एक चीज वही, और एक चीज ये भारत की कूटनीतिक के बारे में बताया गया कि भारत किस प्रकार अपना, और भारत अपने हित को वो रखता है ना, प्राथमिकता देता है, उसके बारे में है। और इसके लिए एक उपाय क्या है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अब अमेरिका से जो शुल्क लगा रहा है उसके लिए भारत वित्तीय सहायता कर सकता है। और एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही है, इंडिया यूएसए अंतरिम समझौता की जो बात चल रही है उसमें दो चीजों का विवाद फंसा हुआ है। एक ये भी कारण है, कौन कौन सा? एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सबको पता है अपने, जिसको लिए भारत मार्केट नहीं खोलना चाहता। एक जीएम क्रॉप्स, ये दोनों का एक विवाद चल रहा है। ये 5-6 मुद्दे हैं जिसमें अमेरिका भारत के लिए अलग विभिन्न प्रकार के टैरिफ लगा रहा है। जैसे हमने देखा, धमकी दिया, और अभी
लगा। और एक अमेरिका के कांग्रेस में एक बिल लाया गया था, याद होगा कुछ दिन पहले बताया था कि जो भी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा उसमें 500% का टैरिफ एक्ट बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ। 500% नहीं, 100%, सॉरी, कुछ दिन पहले की बात है। और भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब भारत और चाइना इंपोर्ट करते हैं ये। और भारत, ये दोनों मामले सबसे ज्यादा कोर हैं भारत और अमेरिका के संबंध बिगाड़ने में अभी। ये कल वाले में भी आया था, कल वाला आप लोगों को पढ़ा होगा तो। इसमें भी ये तो व्यापार घाटा की बात हो गई। और ये, हाँ, ये इसमें ये दोनों में लगभग वही चीजें कही गई हैं। 10% के टैरिफ जो मैंने बताया ब्रिक्स ब्रिक्स की वजह से लगा रहा है, ये वही बात है। हाँ, इससे भारत पे क्या असर होगा, इसमें यहाँ पे बढ़िया लिखा है। एक तो भारत को निर्यात का नुकसान होगा कि भारत अमेरिका में सब ज़्यादा निर्यात करता है, जैसा अभी बात की है। दूसरा, रुपए रुपए में दबाव बढ़ जाएगा। कैसे दबाव बढ़ जाएगा? अमेरिका को जब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं तो डॉलर आता ज़्यादा है भारत में। अगर डॉलर कम आएगा तो रुपए के ऊपर दबाव पड़ जाएगा, डेप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? जो आम लोगों की ज़रूरी चीज़ है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ज्वेलरी, ये सब कम हो जाएगी आना। आईटी सेवाओं पे, क्योंकि आईटी सेवाओं पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि भारत बहुत अमेरिका की बहुत सारी कंपनी भारत में काम करती है, इस वजह से शेयर बाजार, स्वाभाविक सी बात है, अगर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार घाटा कम होगा तो अब व्यापार घाटा जब बढ़ेगा अमेरिका के साथ, निर्यात जब हमारा कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट में अंतर पड़ेगा। जब फिजिकल डेफिसिट में अंतर पड़ेगा तो शेयर बाजार तो उस स्टांस की वजह से कम हो जाएगी, ये एक प्रभाव था। और ये कल का न्यूज़ था। ये देखा होगा, आतंकवाद का चेहरा जो रजिस्टेंस द रेजिस्टेंस फ्रंट है ना, टीआरएफ, जो पहलगाम में आतंक किया था, उसे यूएन ने भी आतंकवाद, यूएन संयुक्त परिषद है ना, यूएन जनरल काउंसिल, उसने भी आतंकवादी घोषित कर दिया। और यूएन ने मान लिया है कि ये लश्कर ए तैयबा है, उसका ही चेहरा है टीआरएफ। ये बात है इसमें। देखा होगा आप लोगों ने, कल पढ़ लिया होगा। मैं बस एक ब्रीफ में बता देता हूँ, ये कि बाघ वाला है कि इस समय बाघ काफी ज्यादा खतरे में। कहाँ कहाँ बहुत सारी घटनाएं देखी गई हैं जहाँ पे बाघ की मृत्यु हुई है। तो जहाँ पे डेटा दिया, लगभग 341 बाघों की मृत्यु हुई है जंगलों के बाहर, जंगलों के अंदर नहीं, जंगलों के बाहर मृत्यु हुई। तो मतलब ह्यूमन एनिमल संघर्ष बढ़ रहा है, ये याद रखना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। किस वजह से बढ़ रहे हैं? वही शहरीकरण बढ़ रहा है, बाकी सब कारण वही है। जंगलों की कटाई हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। और ये बच्चों की सुरक्षा पे प्राथमिकता, अगर ये नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा, ये अच्छा आर्टिकल है। जैसे अभी हमें पता है, 2 दिन पहले राजस्थान में एक स्कूल गिर गई है झलवाड़ा में, जहाँ पे कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो उसके ऊपर है ये कि बच्चों को उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे, कि इससे क्या इफेक्ट होगा सबसे बड़ा, अगर स्कूल स्कूल गिरती, क्योंकि स्कूल जो होता है वो एक सुरक्षा का मामला होता है। कोई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तो उसको ये सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, कि बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। अगर ये सिक्योरिटी नहीं आई तो फिर वही एजुकेशन में प्रभाव पड़ेगा, बच्चों का नामांकन कम हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम बताई गई है इसमें। कल वाले में ये दहेज प्रथा वाला कानून है, इसमें अरनेश कुमार केस का जिक्र किया गया था। और ये आर्टिकल, वो सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 498 ए क्या कहता है, ये दोनों केस देख लीजिए, समझ आ जाएगा। बाकी पढ़ लीजिएगा या फिर पढ़ लिए होंगे। 498 ए कहता है, सीआरपीसी का है ये, सीआरपीसी का है ना, भारतीय दंड संहिता। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी पति द्वारा या पति के परिवार द्वारा उस किसी महिला का उत्पीड़न होता है तो वे उस पे वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है, ये बात है। इसके लिए फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया गया था, है ना, यहीं पे 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये याद रखना बाद में। ये हो गया। तो और अरनेश कुमार केस में क्या हुआ, क्योंकि इसके जब ये ऐड हुआ, ये धारा ऐड हुई, तो इसकी वजह से, ठीक है, कुछ सही मामले तो सही मामलों की जांच होने लगी है, ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग काफी ज्यादा बढ़ने लगा। काफी ज्यादा दुरुपयोग, यहाँ पे डेटा तो नहीं दिया है लेकिन काफी ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। तो उस दुरुपयोग को कम करने के लिए 2014 में अरनेश कुमार केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो जो भी केस होंगे वो संज्ञेय अपराध तो है, लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो डायरेक्ट जाके गिरफ्तार नहीं कर लेगी, उसमें कुछ उनको जांच करना पड़ेगा। ये पूरी इस धारा के हिसाब से जांच करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपराध नहीं कर सकती, अब वो डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती। फिर इसका मामला होता है इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या नाम है केस का? 2022 का मामला है।
मुकेश बंसल केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है, ये वाली बात तो ठीक है, इन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस में क्या कहा कि जब भी कोई गिरफ्तार करने जाएगा किसी के परिवार वालों को, तो उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड देगा। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि उन्हें बात करने का माहौल देगा, सुलह सुलह करवाने का प्रयास करेगा। पहले समझेगा पुलिस अधिकारी कि बीच में मामला क्या हुआ है, ये दुरुपयोग का मामला तो नहीं है। अगर दुरुपयोग का मामला नहीं है तभी जाके गिरफ्तार करेगा। और ये जो गाइडलाइंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हामी भर दी कि हाँ चलो ये गाइडलाइन सही है। बस इतना। बाकी ये पहले के केस के बारे में बताया गया है। और ये सब कोई जानता है, हमें रूस में एक कमचटका पेनिनसुला है यहाँ पे, वहाँ पे वो आ गया है क्या, भूकंप आया है, कितना 8.8 तीव्रता का, जिसकी वजह से ये वाले इलाके में पूरा सुनामी आने लगी है। और ये क्यों आ रहा है ये सबको पता है, रिंग ऑफ पैसिफिक का रीजन है ये। क्यों यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये प्रशांत महासागर प्लेट, यहाँ पे ये अपनी ये हो गई फिलीपींस प्लेट, यहाँ पे नजाका प्लेट। चूंकि प्रशांत महासागर प्लेट का वो घनत्व तो ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये प्रशांत महासागर प्लेट यहाँ यहाँ सबडक्ट होती है, अभिसरित होती है। सबडक्ट होती है मतलब ऐसा सिस्टम है, ये प्रशांत महासागर प्लेट नीचे चली जाती है, ये वाली फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन प्लेट के। इस वजह से यहाँ पे भूकंप भूकंप आते रहते हैं, ये सब तो जियोग्राफी में पढ़े ही है। ये रिंग ऑफ पैसिफिक वाला विषय याद रखना है। तो अभी कमचटका में आया है भूकंप। भूकंप जापान में नहीं आया, भूकंप आया रूस में। लेकिन उसकी वजह से जो प्रभाव हो रहा है ये वाले पूरे इलाके में हो रहे हैं। क्या प्रभाव हो रहे हैं, जब भूकंप आता है तो भूकंप का एक कारण हम सबको पता है कि सुनामी होती है, तो सुनामी प्रभाव पड़ रहा है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सुनामी का असर भारत में नहीं हो रहा। भारत का एक अर्ली सुनामी सिस्टम है, यहाँ पे लिखा है, ये इसका असर भारत में नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। और ये सुनामी के क्या क्या असर है, ये 2004 की जो सुनामी आई थी ना, उसके बेस में बताया गया कि 2004 की जब सुनामी आई थी तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। उसमें विभिन्न सारे जैसे राष्ट्रीय डिजास्टर प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट, वही एनडीआरएफ, एनडीए, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फोर्स मोचन बल, राज्य आपदा प्रबंधन मोचन बल, ये सब बनाया गया। और जो भवन है, भवनों के लिए जो खासकर जो समुद्र के आसपास बिल्डिंग बनती है उसके लिए एक भूकंप रोधी पैमाना बनाया गया, मापदंड बनाए गए, इसके बारे में बताया गया। ये वाला कल वाला हो गया ना। आज का तो ये अमेरिका वाला संबंध हो गया, इसमें भी वही चीज बताई गई है संबंध के बारे में अमेरिका के साथ। वही व्यापार सॉरी वही बताया जो अभी हमने बात की है, व्यापार घाटा वाला। 44 अरब डॉलर का बात किया है ना अभी। डॉलर छापने में सहूलियत होगी जब व्यापार, अमेरिका को क्या है कि अमेरिका व्यापार घाटा होता है तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। कैसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास मशीन है ना डॉलर छापने की, डॉलर और कोई नहीं छाप सकता। ये नॉन टैरिफ बाधाएं क्या होती हैं, जब टैरिफ ना लगा के अदर एक्टिविटीज में लगाया जाए, जैसे कि पर्यावरण का नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे जो रोक लगा दिया जाता है इम्पोर्ट से, वो नॉन टैरिफ बाधाएं बढ़ रही हैं। और रूस वाला मामला भी हमने बात कर ही लिया है, ट्रेड ये वाला ऑयल वाला। और ऑयल के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, वो ये है हथियारों की है। वो जैसे S-400 मंगाया था ना हथियार, उसका भी मामला है। अमेरिका का काटसा एक्ट है, सुना होगा सबको, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अमेरिका का एक काटसा एक्ट है कि कोई भी देश अगर रूस के साथ कोई हथियार खरीदता है तो उस पर काटसा एक्ट लगता है। हालांकि भारत पे आज तक नहीं लगा है ना, कभी अभी तो संभावना नहीं कि लगेगा, लेकिन काटसा। तो अमेरिका को ये दो चीज से प्रॉब्लम, खासकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही वाली है अमेरिका को, कि रूस के साथ क्यों संबंध बना के रखा। और रूस तो हमारा पुराना साथी, हम रूस के साथ संबंध बना के ही रखेंगे और बनाना भी चाहिए। और भारत क्या मानता है, भारत बहुपक्षता को मानता है, एक पक्षता को नहीं मानता। ये सब कारण से भारत दबाव में नहीं आने वाला, और नहीं आना भी चाहिए। अभी कुछ दिन बाद, कुछ अभी इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद हमारा एक डेलीगेशन जाने वाला है अमेरिका। और अमेरिका का अगस्त में 20 अगस्त के आसपास अमेरिका का एक डेलीगेशन आने वाला है भारत। किस लिए आने वाला है, जो ये अंतरिम समझौता होने वाला है दोनों के बीच में, उसकी चर्चा करने के लिए। ये याद रखिएगा। तो हो सकता है कि अप्रैल अगस्त के बीच में, अगस्त में शायद कुछ संभवतः कुछ दिन बाद एक अपना अंतरिम समझौता हो जाए। अभी लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस तरह इनकी वो है ट्रंप जी की। तो देखते हैं और क्या इसमें बताया गया। बाकी इसमें वही चीज़ बताई गई जो हमने इसमें यहाँ पे चर्चा कर ली है। यहाँ पे भी उद्योग असर क्या होगा जो हमने यहाँ पे बता दिया ना असर। एक सेकंड, ये जो हमने बता दिया है इसके बारे में बताया यहाँ पे।
ये वाले आर्टिकल में। अब देखते हैं ये भी वही है जिसके बारे में बता दें कि भारत को अब अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योगों को एफडीआई को आकर्षण करना चाहिए। अपने बेसिकली बात ये है ना कि भारत को ये सब चीज़ें तो झेलनी पड़ेगी, चाहे कभी देखिएगा तो अमेरिका के साथ अभी जैसे हो रहा है, कुछ दिन बाद चीन के साथ हमेशा ये देखना पड़ता है। तो भारत को एक चीज़ करना ही पड़ेगा, अपने उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब हमको अपना आत्मनिर्भरता का जो लोग है ना, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। भारत को ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को प्रमोट करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो। जो जैसे पीएलआई स्कीम है, ये सबको बढ़ावा देके अपना विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। जिस दिन हमारा विनिर्माण क्षेत्र बढ़ के अभी अभी जीडीपी का लगभग 17-18% है, जिस दिन ये बढ़ के 25% के टारगेट को अचीव कर लिए, ये मेक इन इंडिया जो था मिशन, उसमें 25% का टारगेट रखा गया था कि 2025 तक 25% विनिर्माण क्षेत्र से आएगा, लेकिन अभी ये टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये टारगेट अचीव हो गया है मेक इन इंडिया को 25%, और फिर जब इससे आगे बढ़ने लगे तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अभी मामला यहीं पे है ना कि हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, दबाव में आ जाते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताएगा कि अपने उद्योगों को सरकार को वो करना पड़ेगा, वित्तीय सहायता देके उठाना पड़ेगा। और एक ये है कृषि के क्षेत्र में उदासीनता होते युवा। कृषि के क्षेत्र में युवाओं की संख्या कम हो रही है, उसके विषय में है। ये किस किस बेस में बताया जा रहा है, एक वो रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? फाओ की, खाद्य एवं कृषि संगठन की। कौन सी रिपोर्ट है? कृषि खाद्य प्रणाली में युवाओं की स्थिति। कृषि खाद्य प्रणाली में युवाओं की स्थिति, ये भारत नहीं, ये दुनिया भर की रिपोर्ट के बारे में है। दुनिया भर के आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पे दिए हैं। 15 से 24 वर्ष में 1.3 अरब युवा हैं, जिसमें से 85% निम्न एवं मध्यम वर्ग की आय वाले हैं। ये यहाँ पे पूरे, और इसमें से 45% ही कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में लगे हुए, ये याद रखना। 45%। विश्व में की बात हो रही, भारत की बस बात नहीं, भारत में तो और कम है। भारत में अब कृषि क्षेत्र का थोड़ा सा, नए युवकों के बीच में कृषि क्षेत्र की महत्व कम होता जा रहा। क्यों कम होता जा रहा है, उसका भी कारण इसमें बताया गया है। देखते हैं, ये यहाँ पे है। एक तो पहले इसमें बताया कि कृषि क्षेत्र में, अगर कृषि क्षेत्र में युवाओं को शामिल होंगे तो उससे क्या क्या फायदा होगा। तो इन्होंने ये बताया कि जलवायु परिवर्तन में कमी आ सकती है, क्योंकि युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती कर सकेंगे, संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण उपलब्ध में सुधार हो सकता है। ये सारे उपाय बताए गए हैं कि कैसे युवाओं के आने से क्या हो रहा है। अब भारत में खेती में युवाओं का मोह भंग क्यों हो रहा है, इसके लिए भी बहुत सारे कारण बताए गए। पहले तो ये डेटा बताया गया कि 50% अभी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन युवाओं में ये सारी समस्या कम होती जा रही है। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। 50% कृषि आबादी पर निर्भर है, लेकिन निराशाजनक बात है कि देश के युवाओं में खेती से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। खेतों में जहाँ एक समय युवा जो श्रम की गूंज सुनाई देती थी, वहाँ आज खामोशी और बुजुर्गों की मेहनत सुनाई दे रही है। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब इसका कारण इन्होंने बताया, यहाँ पे कारण बताया। क्या है कारण? खेती की लागत बढ़ती जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तकनीक की सुविधा कम है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि जब सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ किसानों के पास ज़मीन कम होती जा रही है ना। सबको पता है कि हमारे यहाँ लघु एवं सीमांत किसान ज़्यादा है, लगभग 85% लघु एवं सीमांत किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो एक ये कारण है, इसमें यहाँ पे लिखा है, डेटा नहीं लिखा है लेकिन एक कारण लिखा है। और गाँव की बुनियादी संरचनाओं की कमी है, शिक्षा कौशल युवा में कमी है। और एक कारण एक ये भी बताया कि जो छात्रवृत्ति योजना है सरकार की, वो कृषि क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रही है। छात्रवृत्ति देती है तो वो एजुकेशन को बढ़ाती है, लेकिन कृषि को, एजुकेशन के साथ साथ कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ऐसी कोई योजनाएं नहीं है सरकार के पास कि एजुकेशन बढ़े लेकिन उसका उपयोग कृषि में हो। ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, युवा एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट या सरकारी नौकरियों की तैयारी करते रहते हैं और कॉर्पोरेट में लग जाते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। ये भूमि के बारे में लिखा है, भूमि की कमी है। ये समस्याएं बताई गई हैं, और यहाँ पे कुछ उपाय बताए गए। जैसे 2004 में एम एस स्वामीनाथन ने की एक किसान आयोग था, उसमें बताया गया था कुछ उपाय। क्या उपाय बताए गए थे? उन्होंने बताया था रोजगार सुधार, खाद्य सुरक्षा जैसे, और फसल सुधार, और एक भूमि सुधार। ये भूमि सुधार, सिंचाई सुधार, फसल बीमा, वितरण प्रणाली, ये सब का सुधार होगा तो युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा।
सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें भूमि सुधार है ना। अगर भूमि बड़ी हो जाएगी तो युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा ही। अभी तो बहुत छोटी लैंड है लोगों के पास, छोटी लैंड में कैसी कृषि करने का, क्योंकि छोटी लैंड में आप बहुत ज़्यादा तकनीक भी नहीं लगा सकते ना। बड़ी लैंड हो तो तकनीक लगा सकते हैं, बड़े बड़े मशीन खरीद सकते हैं। छोटी लैंड में मशीन वगैरह का यूज नहीं हो सकता। इस वजह से युवाओं का वो कम होता जा रहा है, खेती में रुझान कम होता जा रहा है। बाकी फिर वही बताया, सरकार को एग्री बिजनेस की ओर बढ़ावा देना चाहिए। और ये एक चीज़ इसमें और बात कही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी कम होता है। जहाँ विश्व लगभग फूड आइटम का एग्जैक्ट डेटा भी नहीं आता, लगभग 14% के आसपास ही खाद्य प्रसंस्करण हो पाता है। बहुत कम हो पाता है, विश्व की तुलना में तो बहुत कम हो पाता है। तो यही चीज़ बताई गई कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और खेती में अगर युवाओं को आकर्षित किया जाता है तो बेरोजगारी कम होगी। ये सब प्रभाव बताए गए हैं। अब ये है एक हिमगिरी। हिमगिरी आई सेना को मिल गई है, बस इसका नाम याद रखना है। एडवांस गाइडेड वो है, मिसाइल युद्धपोत है ये हिमगिरी, INS हिमगिरी। बाकी इसमें क्या क्या है, 149 मीटर लंबा है, 6670 टन वजन ले जा सकता है। ये सारी चीज़ बताई गई। बस इसको ये नाम याद रखना हिमगिरी का, बस इसलिए। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभी नाम पूछ लेता। और ये याद रखना चाहिए, 17A परियोजना, प्रोजेक्ट 17A, ये याद रखना है ना। प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाया गया। कौन बनाया है? ये कंपनी बनाई है, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स। ये GRSE कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये यहाँ पे सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। बस इतना याद रखना है। और हिमगिरी का नाम याद रखना है, हिमगिरी। ये सब चीज़ें कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, इसलिए। और ये इसमें कुछ डेटा है, तो इसको डेटा देख लेते हैं। ये सब की समरी यहीं पे लिखी हुई, तो इसको देख लेते हैं। बस इसमें क्या है, किसका डेटा है, नाबार्ड का एक सर्वे हुआ था। सेकेंड इसको, तो ये डेट इसमें क्या कहता है, नाबार्ड का सर्वे क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 76% लोगों की खर्च बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये नहीं है कि हमारा कृषि वो खाद्य क्षेत्र में खर्च बढ़ रहा है। खाद्य क्षेत्र जो हम पहले रिपोर्ट देखे थे ना, एक आई थी NSO की रिपोर्ट में। NSO की रिपोर्ट में क्या कहता है कि खाद्य क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य खर्च कम हो रहा है, लेकिन इसमें ओवरऑल खर्च बढ़ रहा है। ये याद रखना। 78% 78% का मानना है कि महंगाई 5% से कम है। 20% घरों में ऊंची बचत बचत दर्ज की गई है, मतलब बचत बढ़ रही है। बचत बढ़ने का वो साइकिल याद रखिएगा कि बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, तो फिर सारी चीज़ें इकोनॉमी सही से रन करेगी। क्योंकि हम इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है तो बचत पर डिपेंड करती है। और 52% घरों में फॉर्मल मतलब लोन जो है, औपचारिक लोन बढ़ रहा है। 52% घर में अभी फॉर्मल सेक्टर से लोन लिए गए हैं। 74% लोग 74% लोगों की अगले साल इनकम बढ़ने की उम्मीद है। बस ये कुछ डेटा है, याद रखना है। मेंस में लिखने में कभी कभी काम आते हैं, मतलब कभी कभी नहीं, मेंस में लिखने में काम ही आते हैं। जब इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन लिखना है, खासकर जब एग्रीकल्चर का लिखना है, तो ये नाबार्ड की रिपोर्ट काम आएगी। डायरेक्ट नाम लिख के रखना। ये कैसे लिखना है कि नाबार्ड के अनुसार से 76% लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में इनकम बढ़ रही है। जब गरीबी के ऊपर लिखना है तो गरीबी के कुछ उपाय लिखना है। गरीबी हर साल क्वेश्चन पूछता है एक आध। गरीबी के जब उपाय लिखना है तो ये डेटा लिखिए, ये लिखना है। फॉर्मल सेक्टर से लोन बढ़ रहा है। जब कृषि में लिखना है कुछ, कृषि में कुछ लिखना है, कृषि में खासकर कृषि ऋण के बारे में कुछ लिखना है, तो ये लिखना है डेटा। किसका डेटा है? नाबार्ड का। तो ये डेटा इसलिए काम आएगा। बस इसमें इतना ही काम का है, इतना लिख के रखिए, याद रखिए, बस काम हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। और चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से PDF मिल जाएगा। अगर PDF ज्वाइन करना है तो ये सर्च कर लीजिए, ज्ञानपीठ _CSE, या फिर इसे स्कैन कर लीजिए। तो थैंक